नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी जी गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी। वेलकम। कुछ राजनीतिक और भूचाल आ गया है हिंदुस्तान में, और इसका जो एपिसेंटर है वो यूएस में है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को भारी गिरावट देखी गई। तमाम कंपनियों में लोअर सर्किट उनके लग गया जब इसके अरबपति चेयरमैन गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क की अदालत ने व्यापक रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में अभियोग लगाया या उन पे इल्जाम लगाया, उनको एक्यूज बनाया। 62 वर्षीय अरबपति और 7 अन्य प्रतिवादियों पर सौर ऊर्जा अनुबंध यानी कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए भारतीय सरकार अधिकारियों को $250 मिलियन से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें $2 बिलियन से अधिक का मुनाफा हो सकता था, ऐसा अनुमानित है। आपको याद होगा कोल स्कैम और 2G 3G स्कैम में भी सीएजी ने एक अनुमानित बयान दिया था कि इतना नुकसान भारत की सरकार को हुआ है, टैक्स के पेयर को हुआ है, पर उस पे अनुमान के हिसाब से कोई आरोप नहीं सिद्ध हुए थे। इसी वजह से अडानी ने अभी एक मीडिया रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इस मामले को दूसरे तरीके से देख रहे हैं, इसमें आरोप लगा है और वो पूरी तरीके से लीगल तरीके से इसको लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 2 अधिकारियों, उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन पर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए $3 बिलियन से अधिक की राशि जुटाने के दौरान कंपनी के रिश्वत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी मानकों के पालन के बारे में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा बहुत क्लियर रूल है कि आप अगर ब्राइबरी में इंडाइक्ट होते हैं तो आपकी यूएस सब्सिडरी यहां पैसा रेज नहीं कर सकती, और इसके एवज में जो उनकी $600 मिलियन की बॉन्ड इशू करने थे अदानी ने, वो अब कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए गौतम अडानी ने बहुत सारे सरकारी नियमों को अपने अनुसार बनवाकर, और वो सब स्टेट एजेंसीज के साथ किया है। इसमें आंध्र प्रदेश में 1752 करोड़ रुपए की ब्राइबरी का मामला भी है। और दूसरी बात ये भी आ जाती है कि एक इल्जाम जो ऑपोजिशन पार्टीज लगाती आई हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जितने भी विदेश यात्रा करते हैं उसमें विदेश जाऊंगा, मोदी जी कहते हैं अडानी के लिए धंधा लाऊंगा। उनकी फॉरेन विजिट्स देख लीजिए, जून 2015 में बांग्लादेश का गोडा पावर प्लांट हो, या फरवरी 2020 में श्रीलंका की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हो, दिसंबर 2023 में कीनिया का प्रोजेक्ट हो, नैरोबी का एयरपोर्ट उनको मिलने वाला था, हाई कोर्ट ने वहां के उस पर रोक लगा दी जब वहां पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी कोल माइंस हैं, वो कोल माइन के लिए भी वहां के जो पब्लिक सोसाइटी के लोग थे उन्होंने वहां आपत्ति जताई, तो बहुत सारे उनपे प्रतिबंध लग गए। सिंगापुर ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए, तंजानिया ले लीजिए, एजेंसी का बिजनेस सब देशों में मोदी जी ने हमारे टैक्स के पैसे से खेला है, ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है। माधवीपुरी बुच का अभी मामला ठंडा नहीं पड़ा था, और अब इस पर और आग में घी का काम जो है वो कर रहे हैं। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, अगर अडानी साहब को गिरफ्तारी मांगेंगी तो क्या होगा? क्या विकास यादव जैसे कुछ केस वेस डालकर क्या उनकी एक्स्ट्रेडिशन को रोका जाएगा? इस पर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। गिरीश जोशी जी, मैं आपके पास पहले आता हूं। आप अडानी पर अपनी वॉच किए हुए हैं। अडानी वॉच के तहत आपने 1997 से उनके जितने भी उनकी ग्रोथ है या जिस तरीके से वो अरबपति बने हैं मोदी जी की मेहरबानी से, उसको आपने फॉलो किया है। ये गुजरात मॉडल बहुत समय से चल रहा है। इसकी जरा क्रोनोलॉजी समझा दीजिए जो अमित शाह की जबान में, और इस क्रोनोलॉजी के तहत अब क्या होगा, क्योंकि अब तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस स्टॉक एक्सचेंज भी अडानी को इंडाइट कर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो बातें थी जनवरी 2023 की, वो सब सच साबित होती नजर आ रही। जी गिरीश जोशी जी। देखिए सर, दिस स्टोरी गोज वेरी ओल्ड। ये बेसिकली मुंद्रा पोर्ट जो डेवलप करना था, वो चिमन भाई पटेल जो सीएम थे, ही वाज ए वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। तो कांडला पोर्ट की मोनोपोली, और कांडला पोर्ट जो कराची के एवज में इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया था, उसका एनवायरनमेंट सेम था करके, तो दैट वाज द फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ कांडला। तो लेकिन वो टाइडल पोर्ट था, उसमें अगर हाई टाइड नहीं होती है तो शिप्स कैन नॉट बी डन।
उस वक्त में चिमन भाई को ऐसे आइडिया है कि ऑल्टरनेट पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इट इज इन द वेरी गेटवे ऑफ इंडिया फॉर मरीन वर्ल्ड। तो मुंद्रा पोर्ट का कुछ पूरा ड्यू डिलीजेंस हुआ, वहां पर सारे गवर्नमेंट मशीनरी लगा के उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करा था। His original idea was this port for developing पहला प्राइवेट पोर्ट फॉर his son सिद्धार्थ पटेल। अब वो सिद्धार्थ पटेल एंड गौतम अडानी आर सपोज टू बी गुड फ्रेंड्स, तभी से सडनली चिमन भाई डाइज और ये कोल्ड बॉक्स में चला जाता है प्रोजेक्ट फ्रॉम समवेयर। दे अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छा हो रहा है तो इसको करके ले डाके इन्होंने। सो उसी वक्त में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए, उसने कुछ अरेंजमेंट भी करे। 26 मई 1998 को ये गुजरात अडानी पोर्ट एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस छोड़ के दे इंटेंड टू लैंड इनटू पोर्ट्स। फिर उसमें 7 अक्टूबर 98 को एक शिप भी आती है, उसको वो लोग वर्किंग कंडीशन में दिखाते हैं। और जैसे ही सीएम बनते हैं मोदी जी 2001 में, तो एक कंसेशनल एग्रीमेंट हो जाता है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से, जिसमें मेजर पोर्ट छोड़ के बाकी गुजरात के सब 26 या 27 जो स्मॉल पोर्ट्स थे दैट वर अंडर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। और वो लोग बिल्कुल उसको अपने रियल एस्टेट के बिजनेस जैसा डील कर रहे थे। तो कंसेशनल एग्रीमेंट होता है मुंद्रा पोर्ट का, जो छोटा वाला पोर्ट था उसमें, और दिस नाउ बिकम्स गुजरात अडानी पोर्ट, क्योंकि वो जमीन 6000 एकड़ एक 2006 में दी जाती है और 2007 में 568 एडिशनल लैंड इज गिवन टू देम। जो एक बार राहुल गांधी ने शायद बहुत पहले बोला था कि एक टॉफी दो और 1 एकड़ जमीन ले लो, वो दैट वाज इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो लैंड की एवज में दे दिया गया विथ एन प्रिटेक्स्ट कि भाई उसको गुजरात अडानी पोर्ट बोला जाएगा, सो दैट यू नो यू कैन हैव इन पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के मॉडल में उसको लेकर आ जाता। 2002 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसका बड़ा सबसे टर्मिनल राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस था कांडला में, जहां से वहां से पोर्ट 10 किलोमीटर है, उसी से मुंद्रा कम से कम 60 to 65 किलोमीटर दूर है। लेकिन आईओसी को इनकलकेट किया जाता है कि वो सिंगल पॉइंट मूरिंग, जहां से वहां शिप को एंकरेज पे नहीं लाना है, वहीं से वो ऑयल पंप इन कर देगी और यहाँ से ये ऑयल ले लेंगे। वो फर्स्ट एसपीएम 2004 में बन जाता है। अब वहां से अगर ऑयल को भी मूवमेंट करना है तो हिंदुस्तान की पहली रेलवे कंपनी प्राइवेट, दैट इज कच्छ रेलवे कंपनी बनाई जाती है, दैट वाज फॉर अडानीज। तो क्योंकि कांडला से कनेक्टिविटी आगे नहीं थी टुवर्ड्स इन इंटरलैंड, तो वहां से ये पूरी एक लाइन पड़ती है और लाइन में वही हुआ था कि हाउ टू लैंड प्रोक्योर सारा डिस्प्यूट में चला गया। लेकिन इन लोगों ने धड़ल्ले से वो रेलवे लाइन डाल दी। रेलवे के सीनियर ऑफिसरों को उन्होंने अपॉइंट कर लिया, दे जॉइंड अडानीज एज देयर कंसल्टेंट्स। वो रेलवे लाइन पड़ने के बाद आप देखिए सडनली क्या होता है कि वो प्लाउबैक होते जाते हैं धीरे धीरे शहर गुजरात अडानी पोर्ट के, और सडनली 2002 में दिस बिकम्स अडानी एसईजेड, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड। ये कन्वर्ट हो गया, यहां से उनका पूरा जो शेयर होल्डिंग था वो उनके हाथ में आ गया। देन वी एवरी नो, हर गवर्नमेंट को बुलाया गया, रेलवेज को भी वहां पे पहले ये बोला गया कि आप लोग बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनाएं, लेकिन लॉजिस्टिक पार्क बना दिया रेलवे के खर्चे पे, लेकिन ऑपरेटर्स को अडानी कर रहे थे क्योंकि वहां पे और कोई ऑपरेटर था ही नहीं। फिर इन्होंने एसईजेड का कॉन्सेप्ट बना दिया, इन्होंने अपना एयरपोर्ट बना दिया, जो बेसिकली एक इंटरनेशनल नॉर्म्स में एसईजेड की रिक्वायरमेंट होती है कि उसका इनर एरिया में एयरपोर्ट होना चाहिए, रेलवे होना चाहिए, दैट ऑल वाज डन। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। नाउ हाउ दे ग्रो, अब पैसा कहां से लाना है? तो द फर्स्ट थिंग विच एवरीबडी लेटर न्यू वाज कि एक इंडोनेशियन कोल स्कैम हुआ था। जब इंडोनेशियन कोल आ रहा था तो एक ही शिप के अंदर 2-2 लॉट आते थे। गवर्नमेंट लॉट आता था, वो ज्यादा पैसों में क्लियर होता था, अडानी जी का कम पैसों में होता था। तब तक पावर प्लांट लग गया, पावर प्लांट में वो अपना यूज कर लेते थे, बाकी का जो बेचते थे वो गवर्नमेंट बॉडी अक्री का एक पावर प्लांट था उसको जाता था। दैट मनी वाज गेटिंग साइफन टू ऑस्ट्रेलिया। वो उस वक्त में हम लोगों ने काफी इंक्वायरी भी करी, अला गुला भी करा, लेकिन डीआरआई वाज सेड नॉट टू आंसर एनीथिंग ऑन दैट। तो डीआरआई चुप हो गई, एंटी करप्शन ब्यूरो ने थोड़े बहुत हाथ मार पाओ हमारे बंद हो गया। देन द होल स्टोरी स्टार्ट्स। फिर इनको लगा कि अब इंटरनेशनल ये जो पैसा गया उसको कहां से रूट करना है, और देन एवरीबडी नोज क्या हुआ। फिर शेल कंपनियां बनी, विनोद अडानी जी बाहर चले गए, उन्होंने सारा करा। गुजरात हाई कोर्ट में केस भी हुआ था क्योंकि पावर टैरिफ बहुत ज्यादा था, तो पीपल वेंट देयर। तो इनका एक टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, वो उनका वैसे पपेट ही है, लेकिन फॉरेन नेम से उसने केस कर दिया और बोला कि भाई आप अगर महंगा कोयला मंगा रहे हो तो उसकी कंज्यूमर वाई शुड पे मोर। तो वो जो इनका जो ये मॉडस ऑपरेंडी वो हमने बांग्लादेश में भी देखा, झारखंड में भी देखा, सब जगह कि दे वुड निगोशिएट एट देयर प्राइस। तो आप देखिए डिस्कॉम कंपनीज जो हैं
वो कमा रही है, मैन्युफैक्चरर तो उनको पैसा देके दे देता है। डिस्कॉम इज गोइंग इन लॉस क्योंकि उन्होंने ट्रांसमिशन तो कर दिया, बाद में कंज्यूमर से पैसा लेना है, वो सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो बहुत बड़ा एक बेस बन गया पैसों का। अब ये देखिए जो अभी जो हो रहा है वो, उसके बाद दे स्टार्ट कमिंग इनटू सोलार। तो सोलार में आपने पढ़ा होगा एशिया का भी सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो इंडो पाक बॉर्डर पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट के डेजर्ट एरिया में बनाया जा रहा है। वहां से ये चलने लगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट में और एनजीओ ने बोला कि भाई इससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, लेकिन दे वर लीस्ट बॉदर्ड, वो किया गया। तो ये सारा जो सिस्टम लगा, इसमें ये सोलर एनर्जी वाले में यहाँ फंस गए कि बिक नहीं रहा था। आपका सोलर एनर्जी वहां से ट्रैवल करके आप बाय कर रहे हो, सोलर एनर्जी का वैसे भी ट्रांसमिशन अगर बोलो तो 100% नहीं मिल रहा है। और फिर ये हुआ कि धीरे से आपको सेल्स भी लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि चाइना में जो सैंक्शंस लग रहे थे, रशिया में सैंक्शंस लग रहे थे, तो उनको ऐसे लगा कि पॉसिबली दिस में नॉट टेक ऑफ, तो दे वेंट टू यूएसए। वहां पे इन्होंने, अब देखिए इसमें जो दो कल्प्रिट्स हैं वो कहीं आपने नहीं पढ़ा हो तो, सुभाष अग्रवाल एंड दीपक मल्होत्रा, द फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेंटर, उस पे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट में एफबीआई ने केस किया है। वो क्या कर रहे थे, उसको जो उन्होंने रिमार्क्स लिखा है, जो ये वहां पे एक ऑफेंस है। इसमें ये केस बुक हो रहा है कि भाई आप लोगों ने मिसलीड किया है। तो इन्होंने यहाँ आके सेल्स बताना था, तो इन्होंने बता दिया कि भाई सोलर कंपनी जो है वो परचेज करेगी। सोलर कंपनी ने आगे सेल्स दिखाया नहीं, वो डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड हो गए या वो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। नाउ द थिंग, कैट इज आउट ऑफ द बैग, क्योंकि वहां के इन्वेस्टर्स को आपने चीट किया है। तो केस आपका यूएस फेडरल कोर्ट में लगा हुआ है कि भाई आपने हमारे इन्वेस्टर्स का पैसे को आपने गबन किया हुआ है। नाउ व्हाट दे हैव टू आंसर इज, वहां पे जो मिस डीलिंग, यहाँ पर तो आप बच सकते हो, यहाँ पे आपको चंद्रचूड़ साहब भी मिलेंगे, माधवी बुच भी मिलेंगी, मोदी साहब भी मिलेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दैट? और अगर आप इसको अटेंड नहीं करते हो, आप हिंडनबर्ग से तो बच गए। हिंडनबर्ग ने आपने डैमेज कंट्रोल भी कर लिया, ये बोलकर कि वो तो शॉर्ट सेलर है, अपने फायदे के लिए उसने हिंडनबर्ग को बदनाम किया है। फिर धीरे से सोरस भी आ गया, जो आज भी संदीप पात्रा जी बता रहे हैं कि डीप स्टेट जो है वो चाहता है कि मोदी जी विश्व गुरु नहीं बने, नहीं। सो दे हैव कम टू देयर ओल्ड नैरेटिव, लेकिन दे आर नॉट एबल टू आंसर द फैक्ट्स कि भाई आपने गबन किया है। क्योंकि ये तो इट्स एन ओपन सीक्रेट ना हो कि अडानी जी को काम दिलाने के लिए ओनली नेशनल में नहीं, सीबीआई ईडी ने हिंदुस्तान में मदद करी, बाहर जाके मोदी साहब ने मदद करी, और व्हाट हैपेंड इन केन्या एवरीबॉडी नोस। तो ये सब जगह नहीं चलेगा, समथिंग इज आउट। लेकिन अभी आप देखिए कि जैसे शेयर्स वालों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि क्योंकि 75% होल्डिंग तो अडानी जी के पास है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कम है, इसलिए शेयर बाजार पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है, नहीं तो अभी तक तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। बट द हिडन फियर इज कि जिन गवर्नमेंट बैंक्स ने और इंस्टीट्यूशंस ने लेंड किए हैं करोड़ ऑफ रुपीस, उनकी सिक्योरिटी 50% कम हो गई। नाउ वेयर विल अडानी ब्रिंग इन द एडिशनल सिक्योरिटी? अगर वो नहीं ला रहे हैं तो आपकी इंस्टीट्यूशन के शेयर टूट रहे हैं, योर इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, ये आप मान लीजिए। अभी इसको वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, ये सिचुएशन आके खड़ी हो गई है जी। जो आपने इंडाइटमेंट की बात की, मैं अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं क्योंकि आपकी आवाज बीच में रुक गई थी। गौतम अदानी, सागर अदानी, उनके नेफ्यू विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल काबानेस, जिसका जो आपने कंपनी का नाम लिया वो वहां के फ्रांस के नागरिक हैं, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं। 2020 से 2024 में ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंपनी है, इसकी जो सब्सिडरी है वो मॉरिशस में रजिस्टर्ड थी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड थी। इश्योर कंपनी, उनकी सिक्योरिटीज हैं वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, और लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो उसका इश्यूअर था वो कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो जिसपे जो इस पार्टीज की पॉलिटिकल ड्राइव के जो मामले हैं, जिसमें सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एंटिटीज जिसका आपने नाम लिया, गवर्नमेंट की एंटिटीज, वो कोइंस्पायर्ड करके इनको प्रोजेक्ट्स दिला रही थी। और अब जो एलिगेशन है कि इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स और वहां की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ झूठ बोला गया कि हमने कोई ब्राइब नहीं दी है, और उसके पुख्ता सबूत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यूएस कोर्ट में दिए हैं। केस नंबर CR नंबर 24 CR 433 है।
अब क्योंकि ये मामला जो है इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन का है, और एक केस और इसमें बनता है, वो है ऑब्स्ट्रक्शन टू यूएस गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द ब्राइबरी स्कीम। इसको कहते हैं कि आपने ऑब्स्ट्रक्शन किया है इन्वेस्टिगेशन में। ये एक बड़ा मामला आ जाता है क्योंकि वहां पर सजा बहुत ज्यादा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के लिए। हालांकि अदानी साहब ने ये सब चीजों को डिनाई किया है। जो एलिगेशंस है वो ये है कि अदानी कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक पीएसयू है अंडर एमएनआरई इंडिया, उनको स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप सोलर प्रोजेक्ट्स इन्हीं की कंपनियों को दें। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स किया गया, और उसमें आंध्र प्रदेश की सरकार का 1750 करोड़ का ब्राइबरी का 2021 का मामला भी है, सामने आता है। मेजर ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने 2000 करोड़ की ब्राइब देने का इल्जाम लगाया है। और ये इंडियन एनर्जी कंपनी जो है एक पोर्टफोलियो कंपनी है जो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है, और मॉरिशस में उसकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली नवंबर 2023 में। ये तो फैक्ट्स हैं केस के जो अभी ताजा निकल के आते हैं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि विपक्ष के राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, इस मामले को जो है अब 25 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। 23 को इलेक्शन रिजल्ट है, 25 को पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इस आदमी को 100% बचा रहे हैं, ये उनका इल्जाम है। इस आदमी ने भ्रष्टाचार के माध्यम से भारत की जो संपदा है उसको नष्ट किया है, और सारे पोर्ट्स, जैसे कि आपने बताया, क्रोनोलॉजी समझाई, सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और माइनिंग और पावर प्रोजेक्ट्स को अपने हथियाकर और इस तरीके का किया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आइडल अभी 30 से 40 गीगावाट सोलर एनर्जी आइडल पड़ी हुई है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंट्रूजन जो है अब अदानी की कंपनियां कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है एक बार प्रोजेक्ट लग जाता है, अगर वो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती है तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। ऑपोजिशन पार्टीज गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, अदानी तो सरकार चला रहे हैं, मोदी सरकार जो है कहा जाता है वो अदानी साहब ही चला रहे हैं, तो मोदी साहब गिरफ्तार कैसे करेंगे अदानी? और राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाए हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनके, और विपक्षी पार्टियां किस तरीके से अब पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करेंगी, इसमें तो मामला मुझे लगता है कि ज्यादा और उलझने वाला है, क्योंकि जनवरी में तो वहां पे ट्रंप आ जाएंगे, और जनवरी में जब ट्रंप आ जाएंगे तो ये मामला क्या ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये मामला क्या शॉर्ट सेलर्स द्वारा फिर से प्रसारित किया गया है, जो कि अदानी कंपनीज या है, या आपको लगता है कि ये मामला सारा पॉलिटिकल है, क्योंकि बाइडेन जा रहे हैं, जाते जाते उन्होंने जो पतीली है वो सुलगा दी है। वो बम फटेगा या नहीं फटेगा वो अभी बाद में पता चलेगा। गिरीश जोशी जी। आत्मजीत जी, ये बहुत ही लंबी सोच का अरेंजमेंट्स, कुछ एक्सपर्ट्स इसको एग्री भी करते हैं कि ये वर्जन वो है कि ट्रंप नेवर वांटेड इंडिया टू जॉइन ब्रिक्स। एक ये एंगल आ रहा है कि भाई उसको कैसे प्रेशराइज करें, और ट्रंप अपने जितने भी एजेंडास थे उसको वो जाने के पहले पूरा करना चाहते हैं। आप देखिए वहां पर भी जो वॉर बढ़ रही है इजराइल में, यूक्रेन में, कल तो जेलेंस्की ने बोल दिया कि हु इज अमेरिका टू टेल मी टू निगोशिएट विद रशिया। वो कब तक बोल रहा है? जब तक ट्रंप नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ही सडनली गिव्स देम परमिशन टू फायर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। अब इसमें एडवांटेजेस क्या हो रहा है कि अगर आप ब्रिक्स में फुल हार्टेडली जाते हो, आज 600 पोर्ट्स अगर पाकिस्तान अमेरिका के पास है नेवल बेस में, तो चाइना के पास 163 पोर्ट्स ऑलरेडी है, विच इज ऑन द पब्लिक पार्टिसिपेशन। दे आर नॉट ज्वाइनिंग देयर एज ए नेवल बेस। उन्होंने उसको डेवलप करा है, उन्होंने करा है। नाउ दिस व्हाई डजंट मोदी गो टू चाइना एंड निगोशिएट कि भाई थोड़े पोर्ट्स इसको भी दे दो जिसको चलाना आता है। तो व्हाट इज द गेम? इधर आर यू रियली इंटरेस्टेड कि भाई हमारा ट्रंप दोस्त आ जाएगा, तो ट्रंप ज्यू है, वो अपना बिजनेस, जैसे आपने अडानी को खड़ा किया उसने एलन मस्क को खड़ा किया है। ही इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल बिजनेसेस बट हिज फाइनेंस इज एवरीवेयर देयर। वो एक अलग सिस्टम से, वहां पर भी एक अडानी जी खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप वहां पे खेल लेंगे, क्योंकि वहां पे जुडिशरी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरीज आर इंडिपेंडेंट। वहां पे आपका चलेगा नहीं। आपने जैसे यहाँ मैनेज कर लिया, उस इंप्रेशन में अगर आप बैठे हो कि वहां लीगल केस कर देंगे, लेकिन जो डैमेज यहां पर हो जाएगा उसको आप कैसे कंट्रोल करो? अब आप देखिए एफडीआईज में से तो आपने विश्वास खो दिया। आपने एक बार जैसे ही आपके शेयर गिरे तो आपने बोल दिया कि मैं इधर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, उधर कर रहा हूं, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, मैं केनिया का पोर्ट ले रहा हूं, मैं एयरपोर्ट ले रहा हूं। तो आपने थोड़ी देर शेयर मार्केट को बैलेंस करवा लिया,
अब 2 दिन पहले जैसे ही लगा कि कुछ और मैटर आ रही है तो सडनली डिक्लेयर्स कि मैं 31,000 crores ही इज बाइंग एन सीमेंट कंपनी इन जर्मनी, हेलिडबर्ग। तो वो जो निगोशिएशंस हो रहे हैं कंपनी, तो क्योंकि हमारा सेंटीमेंट तो एडवांसेस पे ही चलता है ना कि भाई अभी अब कंपनी और ग्रो करेगी तो दे स्टैंड अप। लेकिन ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो आया है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ डैमेज। अब इसमें डायरेक्ट इफेक्ट आपका 23 तारीख को ये मालूम पड़ेगा कि अगर भाजपा की गवर्नमेंट नहीं आती है तो अडानी का सबसे बड़ा जो सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी है धारावी, दैट विल गो ऑफ। धारावी जा रहा है, देन एयरपोर्ट्स आर गोइंग, देन योर पोर्ट्स आर गोइंग। क्योंकि आप देखिए वाडवान पोर्ट को भी डेवलप करा जा रहा है 73,000 crores खर्चे पे। किस पे? क्योंकि वहां से बिल्कुल थोड़े ही दूर पावर प्लांट है अडानी जी का। तो ये जो कर रहे हैं और दादागिरी से कर रहे हैं, क्योंकि बोलेगा नहीं। आज हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोर्ट डेवलपमेंट के चक्कर में जैसे जमीनें दबाई गई, किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया, कई लोग किसानों को तो ऐसे ही भगा दिया गया है। तो ये जो हाई हैंडेडनेस से आप बिजनेस करना चाहते हो, ये शायद अब फॉर्मूला ज्यादा चलेगा नहीं, बट ऑपोजिशन हैज टू गेट टुगेदर, एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक हार वहां पे रही है कि कहाँ जाएगी, कोर्ट आपके साथ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ नहीं है। तो आरटीआई में जो अभी इंफॉर्मेशन आई थी 2018 में मांगी गई थी, 14/3/24 को आया, उसमें इट इज एस्टोनिशिंग 54 एंट्रीज आर लेटरल गवर्नमेंट में, ज्वाइंट सेक्रेटरी 10 में से 8, डायरेक्टर्स 35 में से 16, डिप्यूटी सेक्रेटरी 9, दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, वो लेटरल एंट्रीज हैं। तो इसका मतलब ये था कि अडानी जी को फेवर करने के लिए तो 2018 से ही ये गेम प्लान चल रहा था कि लेटरल एंट्री से अपने बंदे बिठा दो, वो फटाफट फाइलें पास कर देंगे। तो आज हम देख रहे हैं गवर्नर बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज के वीसीज बैठे हैं। तो दिस होल कैप्चरिंग ऑफ थिंग्स वाज हैपनिंग इन वाइल, लेकिन तब तक पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अपना लड़ रही थी। अब उनकी समझ में आ रहा है, तो आई थिंक थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज। लेकिन ये अमेरिकन अगर वारंट इश्यू करते हैं या रेड कॉर्नर नोटिस निकाल देते हैं तो इट विल डेफिनेटली भी, अडानी जी को पकड़ के अंदर तो किसी शर्त पे मोदी जी नहीं कर सकते, क्यों तो आप ही की फिर पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि ही वाज अ कल्प्रिट, तो उसको बचाने के लिए अब ये किस हद तक जाते हैं। लेकिन वो इंडियन पॉलिसी से जाएंगे तो कुछ काम होगा नहीं। अमेरिका में क्या सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ बिग थिंग। जी, इसमें मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ब्रुकलिन में अमेरिकन जेला न्यायालय में जो 5 अनुसूचित अभियोग के मामले हैं, उसमें एक कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की अजूर पावर ग्लोबल का भी नाम आता है, जिसके कार्यकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता और रुपेश अग्रवाल के साथ साथ कनाडाई जो कंपनी आपने ली कैसा दी डिपो प्लेसमेंट डू क्यूबेक, इनके 3 पूर्व कर्मचारी सौरभ अग्रवाल, सिरिल कैबनस और दीपक मल्होत्रा को भी आरोपी बताया गया है। हालांकि सीडीपीक्यू ने कहा है कि इसे दर्ज किए आरोपों की जानकारी दी। कंपनी ने कहा है कि हमने इन तीनों लोगों को अपनी कंपनी से निकाल दिया है और इनका कोई कंपनी से लेना देना नहीं है। अब ये बताइए, शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए अकाउंटिंग धोखाधड़ी और स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों की तो पुष्टि अभी संभव नहीं हो पाई, और अब ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये मामला ये वहां की लोकल कोर्ट में आ गया है। अब पॉलिटिकल कैपिटल जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल कैपिटल जो मोदी की है और अमित शाह की है, वो अब लगता है ऐसा दांव पे लग गई, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन में जिस तरीके से पैसे का बोलबाला रहा और एक अनुमान के अनुसार बहुत सारा पैसा वैनों में भर के बांटा गया और कुछ पकड़ा भी गया, सोने की 90-90 किलो की ब्रिक्स भी पकड़ी गई। इसका मतलब ये है कि चुनाव में अदानी साहब की साख दांव पे लगी हुई थी। 25 लाख करोड़ के सौदे थे, उसके लिए अगर 1% जो कि करीब 25,000 करोड़ रुपए बैठता है, अगर 25,000 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिया तो 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए अगर 100 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूंसी भी ले लीजिए, 288 करोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का 28,800 करोड़ ही तो बनता है, विच इज इवन 1%। तो आदमी जब 2% कमीशन देता है, जब कोई सौदा लेता है, प्रॉपर्टी खरीदता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो ये सरकार तो 10% से लेकर 40% तक कमीशन खाने की बातें करती है। तो फिर अगर 25 लाख करोड़ का बिजनेस है तो अदानी इतनी जल्दी आसानी से हाथ से तो नहीं जाने देगा। अब मामला सारा ये आ जाता है कि विपक्ष जो है वो किस तरीके से मजबूती से पार्लियामेंट में इस बात को उठाता है और पब्लिक तक पहुंचाता है। महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट पर भी ये सारा मामला डिपेंड करेगा। गिरीश जोशी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।